हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी में बात कैडर के लिए जो कि हमारा इंग्लिश का स्क्रीनिंग होगा। उसके लिए हम आज करेंगे रोमांटिक एज को डिस्कस। तो देखिए ये फर्स्ट लेक्चर है और देखिए केबीएस में या फिर कोई भी आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का होता है यानी कि AWES एव्स का एग्ज़ाम होता है, KBS का होता है, NVS का होता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही इंक्लूड की है इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए द रोमांटिक एज, जो फर्स्ट एज है विलियम शेक्सपियर के बाद, जो हमारे पीजीटी के लेक्चर में आएगी वो कौन सी है? द रोमांटिक एज है, यानी कि एज ऑफ रोमांस। अब देखिए इस एज के और नाम क्या क्या कहे जाते हैं। इसे एज ऑफ रिवोल्यूशंस भी कहा जाता है। अब इसका रीजन क्या है? एज ऑफ रिवोल्यूशंस क्यों है ये? तो देखिए एज ऑफ रिवोल्यूशंस क्या है? रिवोल्यूशंस क्या होते हैं? क्रांति या कोई आंदोलन किए जाते हैं, मूवमेंट किए जाते हैं, क्रांतियाँ की जाती हैं, उन्हें कहते हैं रिवोल्यूशंस। अब देखिए ये किस क्रांति की बात है? क्योंकि जब ये रोमांटिक एज चल रही थी उसी वक्त जो फ्रांस है और अमेरिका है यहाँ पर रिवोल्यूशंस चल रही थी, क्रांतियाँ चल रही थी अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए। किनसे? जो डिक्टेटरशिप थी यानी कि तानाशाही जो चल रही थी वहाँ के राजाओं के द्वारा, वहाँ के किंग्स के द्वारा। तो उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए, उनसे बचने के लिए जो जनता ने आंदोलन किए थे, क्रांति की थी, उन्हें ही रिवोल्यूशंस कहा जाता है। तो देखिए जिस वक्त रोमांटिक एज चल रही थी उसी वक्त फ्रांस में क्या चल रहा था? आंदोलन चल रहा था, क्रांति चल रही थी। इसलिए फ्रांस की क्रांति से जो हमारे रोमांटिक पोइट्स हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ज़्यादा इस क्रांति से प्रभावित हुए थे, और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं जो रोमांटिक एज में आते हैं। अब ये सारे पोइट जब इंस्पायर हुए इन रिवोल्यूशंस से, इस फ्रांस की क्रांति से, जब हमारे पोइट्स जो कि रोमांटिक एज के थे जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज है, विलियम ब्लैक है, और विलियम ब्लैक के बाद बात करें तो हमारे जो साउदी है, ये सभी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हुए थे, यहाँ से इंस्पायर्ड थे और इनसे प्रभावित हुए, यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुए। तो इसलिए इस एज को एज ऑफ रिवोल्यूशंस भी कहा जाता है। और देखिए और इसे क्या कहा जाता है? इसे एज ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारे ये पोइट्स थे रोमांटिक एज के, वर्ड्सवर्थ, साउदी, कोलरिज, ब्लैक, ये सभी सारे के सारे पोइट्स हैं, वो नेचर को क्या करते थे? वर्शिप करते थे, नेचर की पूजा करते थे वे सब लोग, यानी कि वो नेचर को, प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। तो इसलिए इस एज को एज ऑफ नेचर भी कहा जाता है। सभी रोमांटिक पोइट नेचर के वर्शिपर थे। उसके बाद है देखिए एज ऑफ वंडर। इसका पूरा नाम क्या है? देखिए एज ऑफ वंडर का, एज ऑफ वंडर को कहा गया है द रेनेसा ऑफ, क्या कहा जाता है रोमांटिक एज को? द रेनेसा ऑफ वंडर, ये भी कहा जाता है। और ये देखिए रेनेसा ऑफ वंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट में भी आ चुका है, केबीएस में भी, सभी में आ चुका है लगभग ये क्वेश्चन। द रेनेसा ऑफ वंडर किस एज को कहा जाता है? रोमांटिक एज को कहा जाता है। अब देखिए ये किसने कहा है? कहा तो जाता है पर कहा किसने है? तो ये कहा है थियोडोर वाल्स डंटन ने। किसने कहा है? थियोडोर वाल्स डंटन ने। तो देखिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से करिएगा। सब कुछ एक एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझाई जाएगी। अब देखिए इस एज के नाम आपको पता चले क्या क्या है? द रोमांटिक एज और एज ऑफ रिवोल्यूशंस, एज ऑफ नेचर एंड द रेनेसा ऑफ वंडर, ये सभी नाम हैं रोमांटिक एज के। अब देखिए रोमांटिक एज है जो कब से कब तक थी, ये टाइम पीरियड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए 1798 से। अब ये 1798 ही इस रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्यों रखा गया है? यानी कि इस एज को स्टार्ट होने का समय, इसकी बिगिनिंग का समय क्या माना गया है? 1798। क्योंकि इस वक्त क्या हुआ था? विद द पब्लिकेशन, यहाँ पर एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। तो एक बुक का पब्लिकेशन हुआ था जिस बुक का नाम था लिरिकल बैलेड्स, और ये किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कोलरिज। इन दोनों ने कोलैबोरेशन में, यानी कि इन दोनों ने एक साथ मिलकर
इस बुक को लिखा था जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स, और ये पब्लिश हुई थी 1798 में। और इस बुक के पब्लिश होते ही इस एज का नाम पड़ा द रोमांटिक एज। अब देखिए इसके बाद स्टार्टिंग का तो पता चला, अब ये एज खत्म कहाँ पर मानी जाती है, तो ये एज मानी जाती है खत्म 1837 में। अब देखिए 1837 में क्या हुआ था, द रोमांटिक एज एंडेड विद द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो देखिए इंग्लैंड की महारानी थी, कौन थी वो, विक्टोरिया। इस विक्टोरिया के जब उसने क्या किया था, एक्सेशन, एक्सेशन क्या होता है, पद ग्रहण करना, यानी जब क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया राजगद्दी पर बैठी, कहाँ की राजगद्दी थी, इंग्लैंड की, तो उस वक्त विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है। कब होती है वो, 1837 में। तो 1837 में विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है, तो रोमांटिक एज थी ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अब ख़त्म क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो ये हमारा रोमांटिक एज चली आ रही थी, इनके बारे में जो ये चीज़ें थी ये सब अब ख़त्म हो चुकी थी। एक नया युग शुरू होता है महारानी विक्टोरिया के एक्सेशन के साथ, इनके पद ग्रहण करने के साथ ही। तो ये एज 1837 में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद देखिए लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ द रोमांटिक एज। अब हम बात करते हैं कि इसका रोमांटिक एज का जो साहित्यिक बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड क्या होता है उसके जो बैक में, यानी कि जो उसका इतिहास है वो क्या रहा है रोमांटिक एज का। तो देखिए द जर्मन पोइट फ्राइडरिच सेलेगल इज गिवन क्रेडिट फॉर यूजिंग टर्म रोमांटिक। तो ये रोमांटिक टर्म है जो इस एज का नाम पड़ा है रोमांटिक। तो ये टर्म है सबसे पहले किसने यूज की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जर्मनी के पोइट थे जिनका नाम था फ्राइडरिच सेलेगल। तो इनके द्वारा इस टर्म को कॉइन किया गया था, इस टर्म को सबसे पहले लाया गया था इंग्लिश लिटरेचर में, टू डिस्क्राइब लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए टू डिस्क्राइब इन लिटरेचर में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस, इस रोमांटिक एज को, रोमांटिक नाम को, रोमांटिक वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था, फ्रेडरिच सेलेगल ने, जो कि एक जर्मन पोइट थे, जर्मनी के एक पोइट थे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ए ओ लवजॉय। ए ओ लवजॉय कौन है, एक राइटर है, फेमस राइटर, जो कहाँ के है, अमेरिका के। तो अमेरिका के एक फेमस राइटर, एक स्कॉलर है, एक विद्वान है, जिन्होंने क्या कहा है, द वर्ड रोमांटिक हैज कम टू मीन सो मैनी थिंग्स। तो देखिए जो ये वर्ड है जिसका नाम है रोमांटिक, जो एज का नाम दिया गया है रोमांटिक, तो ये रोमांटिक वर्ड है बहुत सी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है लव के लिए यूज कर लेते हैं, ड्रीम के लिए यूज कर लेते हैं, इमेजिनेशन के लिए यूज कर लेते हैं। ये बात किसने कही है, ए ओ लवजॉय ने, कि जो रोमांटिक वर्ड है बहुत सी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। दैट बाई इटसेल्फ, जो खुद में, इट मीन्स नथिंग एट ऑल, जिसका खुद में कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी कि रोमांटिक वर्ड है जो बहुत सी चीज़ों के बारे में यूज किया जाता है, बहुत से फीलिंग्स है, बहुत से इमोशंस है, बहुत से इमेजिनेशंस हैं, इन सभी के बारे में यूज किया जाता है, पर इस वर्ड का खुद से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, ये कहते हैं ए ओ लवजॉय। नेक्स्ट देखिए अब देखिए हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन टू द रोमांटिक एज। अब देखिए ऐतिहासिक इसका जो इंट्रोडक्शन देते हैं, तो कैसे इसके बारे में बात करते हैं रोमांटिक एज के। रोमांटिक पीरियड वॉज वॉकिंग टुगेदर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवॉल्यूशंस इस समय चल रहे थे, कौन कौन से थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, यानी कि फ्रांस की क्रांति चल रही थी, और साथ में अमेरिका में भी क्रांति चल रही थी, लोगों द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे। एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रिवोल्यूशन, और इसी कारण से इसे एज ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। द फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगन इन 1789। अब देखिए जो ये फ्रांसीसी क्रांति थी ये कब शुरू हुई थी, 1789 में, अगेंस्ट द मोनार्किस्ट डिक्टेटरशिप ऑफ लुइस 16। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहीं से हमारे पोइट्स हैं, उन्होंने अपनी पोइट्री को स्टार्ट किया, उनकी पोइट्री में ये चीज़ें देखने को मिलती है, और उनके बारे में जो कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं वो सभी चीज़ें किन्होंने अपनाई है, रोमांटिक पोइट्स ने अपनाई है। तो इसलिए इनके बारे में हमें जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अपना एक सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर रखता है।
तो देखिए जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 में ये स्टार्ट हुआ था। किसके अगेंस्ट था ये? मोनार्किस्ट डिक्टेटरशिप, एक तानाशाह जो राजा था वहाँ का लुइस 16th, इनके खिलाफ ये क्रांति शुरू हुई थी। ऑन 14 जुलाई 1789 द रिवोल्यूशनरीज स्टॉर्म द वेस्टाइल। तो देखिए बेस्टिल इसको कहा जाता है, बेस्टिल। अब देखिए जो रिवोल्यूशनरीज थे यानी कि जो लोग थे वहाँ के जो आंदोलन कर रहे थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने 14 जुलाई 1789 को क्या किया? बेस्टिल क्या है? बेस्टिल क्या था? देखिए ये एक किला था, एक फोर्ट था। कहाँ पर था ये था पेरिस में। पेरिस में एक किला था, यहाँ पर बहुत से हथियार रखे गए थे इस लुइस 16 के, यानी कि इस राजा के बहुत से हथियार थे, इसकी सेना के हथियार थे। तो यहाँ पर जो ये क्रांतिकारी थे इन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया? धावा बोल दिया, एकदम से आक्रमण कर दिया। इन एन अटेम्प्ट टू सिक्योर गन पाउडर एंड वेपन्स, ताकि यहाँ से गन पाउडर और हथियारों को क्या किया जाए? प्राप्त किया जा सके। द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 21 सेंचुरी 1793। अब देखिए जो राजा था लुइस 16, जब इनके पास ये चीज़ें आ गई थी तो इन्होंने क्रांति की, आंदोलन किए, लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बताया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैंने यहाँ लिखे हैं। तो ये किंग था जो, इसे फांसी दे दी गई थी कब? 21 जनवरी 1793 को। द राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ। अब देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इन्होंने 3 क्या दिए थे हमें? 3 सिद्धांत दिए थे, 3 थ्योरीज दी थी, जो किस किस चीज़ के बारे में थी? लिबर्टी क्या होता है? आज़ादी, स्वतंत्रता। लिबर्टी के बारे में इक्वलिटी होता है, समानता। यानी इन्होंने 3 हमें क्या दिए थे? 3 चीज़ें दी थी हमें। कौन कौन सी थी? स्वतंत्रता, समानता और फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी होता है भाईचारा। तो ये 3 चीज़ें फ्रांसीसी क्रांति से बहुत से देशों को मिली थी, अकेले इंग्लैंड के लोगों को नहीं, अकेले इन पोइट्स को नहीं, बल्कि हर एक कंट्री उस समय जो इस पर नज़र रखे हुए थी, इस क्रांति पर, उन सब ने इन चीज़ों को सीखा। किन से सीखा? फ्रांस से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। 3 जो चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी? ये क्वेश्चन आ चुका है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये 3 चीज़ें हमने फ्रांस की क्रांति से ग्रहण की थी, और ये इंग्लैंड के लोगों ने भी ग्रहण की। उन पोइट्स ने भी क्या किया? इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा पाई। विच वॉज गिवन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा दी गई थी। उसके बाद देखिए, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है द रिफॉर्म एक्ट 1832। अब देखिए इंग्लैंड में एक एक्ट पास किया गया वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा, वहाँ की संसद के द्वारा। तो ये था द रिफॉर्म एक्ट 1832 में, यानी कि 1832 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक एक्ट को पारित किया था जिसका नाम था रिफॉर्म एक्ट। रिफॉर्म क्या होता है? सुधारों पर आधारित एक्ट था ये। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि इसे रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है पीपल एक्ट की, यानी कि लोगों के एक्ट की रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, इसे प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। इट वॉज द एक्ट बाय पार्लियामेंट, और ये एक्ट है जो कौन लेकर आया था? पार्लियामेंट लेकर आई थी। दैट इंट्रोड्यूस्ड वाइड रेंजिंग चेंजेस, जिसने क्या किया था? बहुत बड़े बड़े सुधार किए, बदलाव किए इंग्लैंड में। टू द इलेक्ट्रल सिस्टम, और ये कौन से सिस्टम में सुधार थे? किस चीज़ में बदलाव किए थे वहाँ की पार्लियामेंट ने? तो वहाँ की पार्लियामेंट ने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए इलेक्ट्रल सिस्टम में। इलेक्ट्रल क्या होता है? जो इलेक्शन से संबंधित होता है, वोट देने से संबंधित। तो इनमें बहुत ज़्यादा सुधार किए गए। कहाँ कहाँ पर? इंग्लैंड और वेल्स में। अब देखिए क्या सुधार थे यहाँ पर। पहले क्या किया जाता था? सिर्फ अमीर लोग जो फ्यूडलिज्म से रिलेटेड होते थे, सामंतवाद से जुड़े हुए थे, सिर्फ वही वोट डाल सकते थे। पर अब कुछ वर्कर्स भी थे जिनके लिए वोट देने का रास्ता खोल दिया गया था, यानी कि जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे उनको भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। ये था रिफॉर्म एक्ट 1832, जो कि इलेक्ट्रल सिस्टम को लेकर था, और इंग्लैंड और वेल्स में ये लागू किया गया था ये एक्ट। उसके बाद देखिए
सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द रोमांटिक पीरियड। अब इस रोमांटिक पीरियड का सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।